हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से अपनी यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला पर। तो जैसा कि हम पहले 2 क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर जो कि है प्रकाश। तो पहली क्लास में हमने प्रकाश पढ़ा था, उसकी परिभाषा, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था और परावर्तन के नियम पढ़े थे। दूसरी क्लास में हमने गोलीय दर्पण पढ़ा, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएँ पढ़ी और गोलीय दर्पण के प्रकार पढ़े। अब हम समझेंगे कि गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंबों का बनना, कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं गोलीय दर्पणों से। तो इसमें हमने गोलीय दर्पण में हमने 2 प्रकार के दर्पण पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में हमने क्या पढ़ा था कि इसके उभरे हुए पार्ट में पॉलिश होती है, यानी उभरे हुए तल पर पॉलिश होती है, और जो परावर्तन होता है इसमें वो धसे हुए पार्ट से होता है। तो आज हम इसकी कुछ शर्तों के आधार पर अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों के बनने में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कंडीशन ये है कि अगर कोई किरण, प्रकाश की किरण पहली कंडीशन ये होगी कि मुख्य अक्ष के समांतर है। अगर प्रकाश की कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाएगी। तो ये हमने जब आपको फोकस की परिभाषा पढ़ाई थी पहली क्लास में, तो दूसरी क्लास में सॉरी, तो उसमें हमने ये बताया था कि अगर मुख्य अक्ष के, ये होती है हमारी मुख्य अक्ष, अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आती है तो परावर्तन के पश्चात हमेशा मुख्य फोकस से होके जाती है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि प्रतिबिंबों के बनने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सहायक है कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात सदैव फोकस से होके जाएगी। ठीक है, और दूसरा हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एक तो हमने ये देख लिया कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण हमेशा परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है। अब दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, वो ये है कि अगर वक्रता केंद्र से कोई वक्रता केंद्र से गुजरे अगर कोई प्रकाश की किरण तो क्या होगा। तो वक्रता केंद्र से अगर कोई प्रकाश की किरण आती है तो हमेशा वो अपने ही मार्ग में पुनः वापस लौट जाती है। तो 2 चीजें क्लियर हो गई। पहला क्या है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आएगी तो सदैव मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और दूसरा ये कि अगर वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश की किरण आती है तो परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाएगी। अब तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी, कि अगर मुख्य फोकस पर आए, अगर कोई भी आपतित किरण मुख्य फोकस से आए तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा, वो हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण हमेशा परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये 3 चीजें आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाएगी, अगर वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाएगी, और अगर मुख्य फोकस से होकर गुजरती है कोई आपतित किरण तो परावर्तन के पश्चात हमेशा वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो अब हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों में कोई भी प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, उसकी स्थिति क्या होगी, उसकी प्रकृति क्या होगी, और वो सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा। तो यहाँ पे 6 स्थितियां होती हैं। पहली यह कि वस्तु अगर अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। दूसरा हो सकता है कि अनंत या फिर वक्रता केंद्र के बीच में हो। तीसरा हो सकता है कि वक्रता केंद्र पर हो। चौथा हो सकता है कि वक्रता केंद्र या फोकस के बीच में हो। पांचवा हो सकता है कि फोकस पर हो, और फिर ये हो सकता है कि फोकस व ध्रुव के बीच में हो। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं इन कंडीशंस को। अनंत पे होगा तो हमें नहीं मालूम कि वस्तु कहाँ पर होगी, ठीक है। और दूसरा हो सकता है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, यानी वक्रता केंद्र के बाद में कहीं भी हो सकती है और अनंत से पहले। थर्ड कंडीशन क्या होगी कि वक्रता केंद्र पर ही आ जाए कोई वस्तु, और उसके बाद फोर्थ स्थिति ये हो सकती है कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु हो। फिफ्थ स्थिति क्या होगी कि वक्रता फोकस पे वस्तु आ जाए, फोकस पे आ जाए। और लास्ट स्थिति या सिक्स्थ स्थिति क्या होगी, फोकस और ध्रुव के बीच में।
तो हम लोग देखेंगे यहाँ से कई कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे। तो पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आपको बताया था 3 कंडीशंस। पहली ये कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आती है तो परावर्तन के पश्चात हमेशा मुख्य फोकस से होके जाती है। दूसरा ये कि अगर वक्रता केंद्र से होकर कोई प्रकाश की किरण आती है तो परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। थर्ड ये कि अगर मुख्य फोकस से कोई प्रकाश की किरण गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात सदैव मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इन्हीं 3 रूल्स का हम लोग यूज करके ये 6 कंडीशंस देखेंगे। पहली कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर हो। तो हमें नहीं मालूम वस्तु कहाँ पर है, हम मान लेते हैं वस्तु अनंत पर कहीं पर ऐसे है। तो ये वस्तु है ए और बी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण लाते हैं। अब आपको मालूम है कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश की किरण आएगी तो सदैव फोकस से होके जाएगी। ठीक है, एक और हम इस वाले पॉइंट से भी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण खींचते हैं। ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है, इसलिए ये भी परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से ही जाएगी। तो दोनों कंडीशन में हमने देखा कि हम वस्तु को अनंत पे मानते हैं और अनंत से फिर दोनों पॉइंट से, उसके ए पॉइंट से और बी पॉइंट से, दोनों से हम मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण गुजारते हैं। अब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात सदैव फोकस से होकर जाती है, तो दोनों फोकस से होकर जाएंगी। अब जब दोनों फोकस से होकर जाएंगी तो फोकस पे दोनों मिल जाएंगी और प्रतिबिंब वहीं पर बनता है जहां पर परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें मिलती हैं। तो फोकस पर मिल रही है, इसलिए अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव फोकस पर बनता है। तो पहली कंडीशन आपको क्लियर है कि अगर कोई वस्तु अनंत पे है तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आएंगी और फोकस से होकर जाएंगी और प्रतिबिंब सदैव फोकस पर बनेगा। अब आप देख रहे हो कि फोकस पर ही बन जा रहा है कोई भी प्रतिबिंब, यानी बहुत ही बिंदु आकार का बनेगा, यानी बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा होगा। और आप दूसरा एक चीज और देख रहे हो कि वास्तव में ये किरणें आपस में मिल रही हैं, ऐसा नहीं कि मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो अगर वास्तव में मिल रही है तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा, इसकी प्रकृति क्या होगी, वास्तविक। तीन ही चीजें आपकी एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं कि अगर कोई वस्तु कहीं पर है, मान लो दिया है कि अनंत पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो पहला आंसर क्या है, फोकस पर बनेगा। फिर यह कैसा होगा, तो बहुत छोटा होगा और वास्तविक होगा। और एक चीज और है कि ये बहुत छोटा होता है, वास्तविक होता है तथा उल्टा होता है। तो पहली कंडीशन आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कैसा होगा, बहुत ही छोटा होगा वस्तु से और वास्तविक तथा उल्टा होगा। वास्तविक क्यों है, क्योंकि प्रतिबिंब, ये जो किरणें हैं ये परावर्तन के पश्चात आपस में वास्तव में मिल रही हैं। तो अब हम पहली स्थिति देख चुके हैं, अनंत पर जब वस्तु होती है। अब दूसरी स्थिति पे की ओर बढ़ते हैं, जो कि है अनंत व वक्रता केंद्र के बीच। यानी वस्तु अगर अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा और कहाँ बनेगा, ये हम देखते हैं। तो ये हमारा फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। अनंत तो हमें नहीं मालूम, कहीं भी होगा, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर वस्तु रखी हुई है। अभी आप देख रहे हो कि वक्रता केंद्र के बाद में है और अनंत से कहीं पहले है। तो ये ए हो गई और ये बी पॉइंट हो गया। तो हम पहले वही करेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर लाएंगे प्रकाश की किरण को और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण हमेशा परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। अब हम क्या करेंगे कि अपनी दूसरी किरण को मुख्य फोकस से गुजारेंगे। और ये हमने आपको बताया था कि अगर मुख्य फोकस से होकर कोई प्रकाश की किरण आती है तो परावर्तन के पश्चात सदैव मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहाँ पर दो चीजें हुई। पहला क्या कि हम मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण लाएं। अब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात सदैव मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण कहाँ से गई, मुख्य फोकस से होकर गई, जो कि मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात सदैव मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और दोनों कहाँ पर मिल गई, इस पॉइंट पे। और जिस पॉइंट पे दोनों परावर्तन के पश्चात किरणें मिलती हैं वहीं पर उसका प्रतिबिंब बन जाता है। अब ये नीचे की ओर प्रतिबिंब बना है, तो ये ए डैश बी डैश जो प्रतिबिंब बनेगा
ये कैसा होगा, उल्टा होगा। तो पहले हम स्थिति देख लेते हैं कि कहाँ बना। तो वस्तु कहाँ थी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। प्रतिबिंब कहाँ पर बना, जहाँ पर किरणें मिली, कहाँ पर मिली, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में। देखो यही लिखा है, फोकस व वक्रता केंद्र के बीच में। तो प्रतिबिंब हमारा बनेगा फोकस व वक्रता केंद्र के बीच में। अब ये नीचे है इसलिए कैसा होगा, उल्टा होगा। ठीक है, उल्टा होगा। तीसरी चीज क्या है कि आप देख रहे हो कि परावर्तन के पश्चात किरणें वास्तव में मिल रही हैं, ऐसा नहीं है कि मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये हमेशा कैसा रहेगा, वास्तविक रहेगा, क्योंकि किरणें वास्तव में मिल रही हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वास्तविक। वास्तविक ये सारे लगभग रहेंगे, लास्ट वाला अगर हम छोड़ दें, इसलिए हम वास्तविक नहीं लिख रहे हैं। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि इसके ऊपर वाले जितने भी हैं वो सारे वास्तविक हैं। ठीक, आकार की बात अगर हम करें तो आप देखो, वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब उससे छोटा है, तो हम आकार में लिख लेंगे छोटा या वस्तु से छोटा।